नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यू फैकल्टीज। ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है टेक्यू फैकल्टीज के द्वारा गेट क्लासेस के लिए, यानी लेट्स क्रैक द गेट एन इनिशिएटिव टेकन बाय द टेक्यू फैकल्टीज। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये गेट के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में अब तक हम कवर कर चुके हैं रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और स्टार्ट कर चुके हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में बताया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था और ये बताया था कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को आखिर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्यों कहा जाता है और कैपेसिटेंस जो होती है वो किन फैक्टर्स पे या किन पैरामीटर पे डिपेंड होती है। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने ये बताया था कि कैपेसिटेंस हमारी होती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हमारा क्या करता है, एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। और वो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, फोर्स हो सकती है, लिक्विड भी दो तरीके की हो सकती है, लिक्विड लेवल और लिक्विड फ्लो। ठीक है, लिक्विड भी दो तरीके से हो सकती है। तो अब ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट हो रही है? देखिए, अगर जैसे रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर था उसमें हम क्या करते थे, रेजिस्टेंस को चेंज करा देते थे और उसको व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ कैलिब्रेट कर देते थे। तो जब भी रेजिस्टेंस चेंज होती थी हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिल जाता था। ऐसे ही कैपेसिटेंस के केस में यही होना है कि चेंज इन कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल यूज होगा, चेंज इन कैपेसिटेंस का फिनोमेना यूज होगा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में। और उसमें मैंने आपको बताया था अगर हम किसी तरह कैपेसिटेंस चेंज करा दें तो हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो थी हमारी तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही थी। कौन कौन से थे वो तीन पैरामीटर? मैं आपको बता दूं, फिर से पिछले लेक्चर में बता चुका हूं ऑलरेडी। वो थे ये C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। ठीक है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। अब इसमें कैपेसिटेंस जो है किन तीन पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है? एक तो एप्सिलॉन यानी डाइलेक्ट्रिक पे, दूसरा एरिया। अब ये एरिया कौन सा है? पिछले लेक्चर में ही बताया था, ये एरिया ये वाला नहीं है, ये एरिया ये वाला है। ठीक है, ये एरिया ये वाला है, यानी इसे क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग एरिया। कितना ओवरलैपिंग एरिया हो रहा है? ये वो वाला ए है और ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट्स, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज बिटवीन द प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक अगर कुछ नहीं होगा तो फिर हम एयर को डाइलेक्ट्रिक कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें ये तीन पैरामीटर्स पे हमारी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है। और मैंने एक चीज और बताई थी, इस केस में क्या है, हमारी इनपुट जो होगा वो फिजिकल वेरिएबल होगा और आउटपुट में क्या मिलेगा? चेंज इन कैपेसिटेंस मिलेगा। लेकिन इस चेंज इन कैपेसिटेंस से हमें आउटपुट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैसे मिलेगा? वो इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। हमने बताई थी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है? XC, जो कि होती है 1/ωc और जो होती है 1/2πfc। तो यानी अगर आप कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे तो XC में चेंज आएगा और फिर हमें आउटपुट जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल जाएगा यूजिंग कैपेसिटेंस ब्रिज मीटर। ठीक है, यहां तक बात हो चुकी थी पिछले लेक्चर में। और हम पिछले लेक्चर में ये भी बता चुके थे कि जब हम ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। और हमने ये भी बताया था क्या जब हम चेंज कर रहे थे तो हमारी सेंसिटिविटी कैसी आ रही थी? सेंसिटिविटी हमारी कांस्टेंट आ रही थी। इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट और कैपेसिटेंस के बीच में जो ग्राफ बन रहा था वो कैसा बन रहा था? लीनियर बन रहा था। चाहे वो हमारा लीनियर मोशन हो, ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर चाहे रोटेशनल मोशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमारी सेंसिटिविटी कांस्टेंट आ रही थी और ग्राफ लीनियर आ रहा था। और कुछ स्टार्टिंग में नॉन लीनियरिटी शो होती है और वो एज इफेक्ट के कारण तो हम गार्ड रिंग से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, गार्ड रिंग लगाया जाता है उसको रिमूव करने के लिए। तो आज हम बात करते हैं कि जब हम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को चेंज करेंगे तब कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर
बाय यूजिंग चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर by using change in distance between the plates। ठीक है, इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी कैपेसिटेंस है वो 3 पैरामीटर पे डिपेंड करती है। कौन कौन से हैं वो 3 पैरामीटर मैं आपको बता दूं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D। तो 3 तरह के कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बन सकते हैं। पहला डाइलेक्ट्रिक को चेंज करा के, दूसरा ओवरलैपिंग एरिया को चेंज करा के, तीसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को चेंज करा के। तो इन तीनों में अगर हम कुछ वेरिएशंस लाएं तो ये कैपेसिटेंस हमारी चेंज हो सकती है कि XC क्या होती है हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि होती है 1/ωc इज इक्वल टू 1/2πfc। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस चेंज होगी तो फिर यहां से हमें आउटपुट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल जाएगा यूजिंग ब्रिज मीटर्स, कैपेसिटेंस ब्रिज मीटर। ठीक है, ये है कि जो 3 तरह के कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बनेंगे उसमें एक टाइप का मैं आपको कहीं बता चुका हूं कि जब ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट चेंज होगा तो किस तरह से कैपेसिटेंस चेंज होगी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बताने जा रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जब चेंज होगी तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो वही मैंने लिखा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बाय यूजिंग चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब डिस्टेंस आप देख सकते हो यहां पर डिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। मान लीजिए ये कैपेसिटर की प्लेट है पैरेलल प्लेट की और ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस D बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, डिस्टेंस D बिटवीन द प्लेट्स। अब इसमें क्या है, देखिए एक जो प्लेट होती है वो फिक्स होती है, फिक्स प्लेट, और दूसरी प्लेट कैसी होती है, मूवेबल। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि प्लेटें इस तरीके से होती हैं। अभी ओवरलैपिंग एरिया चेंज कर रहे थे तो चेंज आ रहा था, अब हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। ये प्लेटें इस तरह रखी हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब ये डिस्टेंस 2 तरीके से चेंज हो सकता है। अब ये तो फिक्स है भाई, ये कहीं नहीं हिलेगी, मूवेबल प्लेट है, ये हिलेगी तो या तो ये इधर को मूव करेगी या इधर को मूव करेगी। ठीक है, अब ये जब इधर को मूव करती है तो D क्या होगा, रिड्यूस होगा, और जब ये इधर को मूव करेगी तो D इंक्रीज होगा, D इंक्रीजेस। ठीक है, जब ये तो फिर इस कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, जब D रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। इंक्रीजेस, और D जब इंक्रीज होगा राइट को मूव करेगी तो कैपेसिटेंस डिक्रीज। ठीक है, जब आप मूवेबल प्लेट को लेफ्ट मूव कर रहे हो तो D रिड्यूस हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, यानी अंदर की साइड मूव कर रहे हो तो, और जब डिस्प्लेसमेंट इधर की साइड दे रहे हो D इंक्रीज कर रही है, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस वजह से। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, जब डिस्टेंस को आप कम करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, जब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस वजह से। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी हम जानते हैं क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अब इस केस में आउटपुट क्या है, इनपुट तो भाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है,
उसको चेंज कर रहे, डिस्प्लेसमेंट है इनपुट, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा, कैपेसिटेंस चेंज होके मिल रही है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इनपुट क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और आउटपुट कैपेसिटेंस। तो चेंज इन कैपेसिटेंस अपॉन चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यही होगा भाई। देखिए, आप जब डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो इस मूवेबल प्लेट को, तो कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, यानी कैपेसिटेंस में फर्क पड़ रहा है। जब आप इसको डी को घटा रहे हो तो कैपेसिटेंस बढ़ रही है, और डी को बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है। तो आउटपुट हमारा क्या, कैपेसिटेंस है, चेंज हो रहा है कैपेसिटेंस में, और इनपुट हमारा क्या है, चेंज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो भी आप दे रहे हो, उसके जो भी डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हो उसके कारण जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज हो रही है वो हमारा इनपुट है, और जो आउटपुट में कैपेसिटेंस चेंज हो रही है वो हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी आपको समझ में आई। अब चेंज इन कैपेसिटेंस क्या होगा, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल सी अपॉन डेल डी लिख सकते हैं। अब सी की वैल्यू ये है, यहां पुट कर देंगे, तो ये आएगा डेल एप्सिलॉन ए बाई डी अपॉन डेल डी आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल डी एप्सिलॉन ए बाई डी, इस तरह लिख सकते हैं इसको। देखिए, ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व करने के लिए, थोड़ी सी जगह। ठीक है, तो डेल सेंसिटिविटी जो हमारी ये आई थी, डेल सी बाई डेल डी और डेल बाई डेल डी एप्सिलॉन ए बाई डी आ गई थी। तो एप्सिलॉन ए तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सेंसिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डेल अपॉन डेल डी 1 अपॉन डी, यही बचा। ठीक है, तो एप्सिलॉन ए इसको ये लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल डी डी की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी का विद रिस्पेक्ट टू डेल डी। तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा एप्सिलॉन ए, यही आएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, लिख सकते हैं माइनस ये आ गई हमारी सेंसिटिविटी माइनस एप्सिलॉन ए अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी कैसी है इसकी, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सेंसिटिविटी इसकी कांस्टेंट नहीं है। देखिए, जब हम एरिया बिटवीन द प्लेट, ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट चेंज कर रहे थे, तो सेंसिटिविटी हमारी कांस्टेंट आ रही थी, मतलब जो पैरामीटर उसमें बच रहे थे वो पैरामीटर वो कांस्टेंट थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंसिटिविटी कांस्टेंट नहीं आ रही है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब सेंसिटिविटी कांस्टेंट नहीं आ रही है तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, नॉन लीनियर आएगा। ठीक है, ग्राफ हमारा कैसा आएगा, नॉन लीनियर आएगा। तो वो बना लेते हैं, ग्राफ कैसा आएगा। तो दो बातें अभी तक हमें पता लगी कि सेंसिटिविटी जो है कांस्टेंट नहीं आ रही है, और इसी कारण से जो ग्राफ बनेगा वो नॉन लीनियर बनेगा, लीनियर तो नहीं आने वाला। किसके किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और कैपेसिटेंस के बीच में। तो दोनों बातें यहाँ पे लिख ली जाए कि सेंसिटिविटी जो है हमारी, सेंसिटिविटी इज नॉट कांस्टेंट, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कैसी होगी, नॉन लीनियर। ठीक है, तो नॉन लीनियर वाला ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो नॉन लीनियर वाला ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, तो नॉन लीनियर ग्राफ इस तरह बनेगा। ठीक है,
ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। और इस इक्वेशन के हिसाब से ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये कैपेसिटेंस था, ये डिस्प्लेसमेंट था, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये दो प्लेटों के बीच में, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें एक फिक्स है, या ठीक है, एक फिक्स है ये वाली, और ये मूवेबल है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ये चेंज होगी, ठीक है। तो इसके कारण से ये हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें एक नॉन लीनियरिटी मिली हमको, इस नॉन लीनियरिटी को रिमूव किया जा सकता है। कैसे? अगर हम डिफरेंशियल अरेंजमेंट के तौर पर इसको यूज करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग डिफरेंशियल अरेंजमेंट। अब ये डिफरेंशियल अरेंजमेंट क्या है? देखिए, इसमें डिफरेंशियल अरेंजमेंट में हम लेते हैं दो फिक्स प्लेटें और एक मूवेबल प्लेट, ठीक है। तो उन दोनों का फिर दो कैपेसिटेंस बनेगी C1 और C2, उन दोनों का डिफरेंशियल लेंगे, और उस डिफरेंशियल की हेल्प से हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लीनियर मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है वो हम बताते हैं आगे। तो इसको अभी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दोनों कैसी प्लेट है? फिक्स प्लेट है, फिक्स प्लेट, ये भी फिक्स प्लेट है, ठीक है। अब इसमें एक मूवेबल प्लेट को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये कैसी है? ये मूवेबल प्लेट है, हमारी मूवेबल प्लेट है। और जब इस मूवेबल प्लेट को हम डिस्प्लेसमेंट देंगे, वो कितना देंगे? x, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना देंगे इसको? ये इस तरह मूव करेगी, या तो ये ऊपर को मूव करेगी या डाउनवर्ड मूव करेगी। तो अगर ये ऊपर की तरफ मूव करती है तो ऊपर की तरफ x बढ़ेगा, और नीचे की तरफ मूव करती है तो नीचे की तरफ x बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या देंगे? x देंगे। ये मूवेबल प्लेट है, जो डिस्प्लेसमेंट देना होगा इसी पे देंगे। यहां तक बात समझ में आई? अब ये जो इसके और इसके बीच की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी? C1 होगी। और इसके बीच की कैपेसिटेंस कितनी होगी? C2 होगी, ठीक है। मतलब ये एक मिड पॉइंट पे हमने एक मूवेबल प्लेट रख दी है, तो यहां से लेकर यहां तक कैपेसिटेंस C1 फॉर्म होगी, जो कि देखिए C1 और C2 कैसी होंगी? मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी। ये दोनों फिक्स प्लेटें हैं, ये मूवेबल प्लेट है, और ये सेंट्रल पोजीशन पे रखी हुई है मूवेबल प्लेट। तो इस वजह से जो कैपेसिटेंस इन दोनों C1 और C2 होगी वो इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो E1 होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो E2 होगा, ठीक है। तो इस जो ओवरऑल वोल्टेज होगा वो कितना होगा? E होगा। तो E1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं E/2, और इसकी भी वैल्यू E/2 होगी। देखिए, ये सेंट्रल पॉइंट पे रखी हुई है प्लेट, जो है मूवेबल प्लेट, और अभी इसको कोई मूवमेंट नहीं दिया है, तो अभी जो कैपेसिटेंस होगी वो दोनों में बराबर होगी। इस वजह से जो वोल्टेज है E1 और E2 वो भी बराबर होगा, E/2, ठीक है। सेम वोल्टेज विल डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटेंस। यहां तक सबको क्लियर है? मैं ये लिख सकता हूं कि जब मूवेबल प्लेट सेंटर पोजीशन पे है, ठीक है, मूवेबल प्लेट इज एट सेंटर, जब सेंटर पे है मूवेबल प्लेट, तो उस केस में E1 और E2 की वैल्यू बराबर होगी, यानी E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E/2।
और C1 भी C2 के बराबर है। ठीक है, C1 भी C2 के बराबर है। तो देखिए दोनों कैपेसिटेंस बराबर है और इसी वजह से उनके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ वो भी बराबर है, यानी E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E/2। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, C1 इज इक्वल टू C2 है, तो यानी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन A/D, यही होगी दोनों की वैल्यू, एप्सिलॉन A/D। ठीक है, तो एप्सिलॉन A/D आ गई। अब मैं ये कहूं कि सिर्फ मुझे E1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो E1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर सिर्फ हमें E1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू, ठीक है, E1 की वैल्यू सिर्फ इसके अक्रॉस C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई E। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, E1 की वैल्यू आ गई यहां से, तो ऐसे ही E2 की भी लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E। तो यहां से E2 की भी वैल्यू आ गई, E1 और E2 मिल गए हमको। ठीक है, E1 और E2 मिल गए। तो अब हमें क्या करना है, ये तो कंडीशन थी जब मूवेबल प्लेट कहाँ थी, सेंटर पे थी। ठीक है, अब हम मूवेबल प्लेट को कुछ डिस्प्लेसमेंट देंगे, तब इन इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, हम इसको रब कर देते हैं ताकि हम जगह बना सकें आगे के लिए। जो दो वैल्यू आई थी E1 और E2 की वो लिख लेते हैं यहां पर, E1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E, और E2 आया था हमारा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E। ठीक है, ये दो वैल्यू आई थी, इन दोनों को यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ये काम में आएगी इसलिए। तो अब क्या करते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट देते हैं x को, x मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट देते हैं, x डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ऊपर की साइड देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ x। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो इस d पे क्या फर्क पड़ेगा, ये जो है इनिशियली जब C1 C2 बराबर थे, E1 की वैल्यू E/2 थी, E2 की वैल्यू E/2 थी। ठीक है, और C1 C2 बराबर थे, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या थी, सेम डिस्टेंस थी, डिस्टेंस सेम थी। ठीक है, लेकिन जब आप x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आप देखिए इस प्लेट को ऊपर मूव कर रहे हैं, तो यानी d किसका बढ़ा, यानी d के x किसके d में बढ़ा, जब आप इसको ऊपर मूव कर रहे हैं, इस प्लेट, इस वाली प्लेट को ऊपर मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस किसकी बढ़ेगी ना, और कितनी बढ़ेगी, x बढ़ेगी, क्योंकि आप x मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नई डिस्टेंस जो फॉर्म होगी वो होगी d प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या रह जाएगी, इनिशियली d थी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगी, d माइनस एक्स। भाई जितनी x इधर बढ़ी उतनी x इधर घट गई, तो इधर अब डिस्टेंस d माइनस एक्स हो गई और इधर अब डिस्टेंस d प्लस एक्स हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि E1 और E2 में क्या चेंज आता है d माइनस एक्स और d प्लस एक्स के आने से, यानी x डिस्प्लेसमेंट से। देखिए पहले जो वैल्यू आ रही थी वो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन A/D आ रही थी। ठीक है, एप्सिलॉन A/D आ रही थी, तो उस केस में कैपेसिटेंस सेम थी, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट भी, मूवेबल प्लेट और फिक्स प्लेट में सब बराबर थी। लेकिन अब x का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, किस में हो चुका है, इस वाली में d प्लस एक्स हो चुका है, और उसमें से x घट गई यानी d माइनस एक्स हो चुका है। तो अब क्या होगा, दो अलग अलग कैपेसिटेंस हो जाएंगी, C1 C2 की वैल्यू बराबर नहीं रहेगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एप्सिलॉन A d माइनस एक्स, और C2 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन A
डी प्लस एक्स, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो सेम है, एरिया सेम है, चेंज क्या हुआ, डिस्टेंस चेंज हुआ, कितना हुआ, x चेंज हुआ। तो यहां पर C2 वाले केस में d प्लस एक्स हो गया और C1 वाले केस में माइनस एक्स हो गया, x घट गया, तो यानी C1 यहाँ पे ये आई और C2 यहाँ पे ये आई, जब हमने डिस्प्लेसमेंट दिया कितना, x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो E1 हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू क्या पड़ेगी, E1 की वैल्यू होगी C2 यानी एप्सिलॉन A अपॉन D प्लस एक्स अपॉन C1 प्लस C2 यानी एप्सिलॉन A D माइनस एक्स प्लस एप्सिलॉन A D प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका E। ठीक है, यही है वैल्यू। हमने C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दी, तो उसके बाद E1 की वैल्यू ये आई। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो E1 हमारा निकल के आएगा, E1 इज इक्वल टू D माइनस एक्स अपॉन 2D इंटू E। ये E1 की वैल्यू आएगी। इसी तरह जब आप E2 में C1 C2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो E2 आएगी D प्लस एक्स अपॉन 2D इंटू E। ठीक है, ये वैल्यू आ गई E1 और E2 की। सिंपली ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा E1 भी और E2 भी। तो E1 और E2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। E1 की वैल्यू आई D माइनस एक्स अपॉन 2D इंटू E और E2 की वैल्यू आई D प्लस एक्स अपॉन 2D इंटू E। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी E1 और E2 की। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेल E कैलकुलेट करेंगे, यानी डिफरेंशियल वोल्टेज। डेल E कितना आएगा, देखिए ये D माइनस एक्स है और D प्लस एक्स E2 में आ रहा है। तो अगर हम देखें तो सब होगा, क्योंकि यहां पे प्लस एक्स आ रहा है और यहां पे माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल वोल्टेज क्या कैलकुलेट कर लेंगे, E2 माइनस E1। अब आप कहेंगे E2 मैंने क्यों रखा, E2 इसलिए रखा क्योंकि E2 में प्लस एक्स हो रहा है, इस वजह से। देखिए D प्लस एक्स ज्यादा था D माइनस एक्स से, इसलिए हम यहाँ पे E2 माइनस E1 कर रहे हैं। अब E2 माइनस E1 करते हैं, यानी जो E बाई 2D वो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो E बाई 2D को बाहर निकाल लेते हैं। E बाई 2D को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा D प्लस एक्स माइनस D माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इस माइनस को खोल दें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स और प्लस एक्स D से D कैंसिल कट जाएगा, तो ये और प्लस एक्स बनेगा 2, तो उस 2x से ये 2 कट जाएगा, यानी बचा EX बाई डी। डेल E इज इक्वल टू EX बाई डी। डिफरेंशियल वोल्टेज कितना आया, E डॉट एक्स बाई डी। ठीक है, E डॉट एक्स बाई डी आया हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है, तो यहां से क्लियर है कि जो डेल E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, x के, यानी डेल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x के, यानी डिस्प्लेसमेंट के। मतलब चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यही तो हम चाहते थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो जाए, लीनियर। तो वही हो गई, डेल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x के इस डिफरेंशियल अरेंजमेंट के कारण। ठीक है, ये डिफरेंशियल अरेंजमेंट क्या था, दो फिक्स प्लेट थी। जब हम देखिए नॉर्मल हम प्लेट को कंसीडर कर रहे थे, नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर कर रहे थे, तो उस केस में सेंसिटिविटी कांस्टेंट नहीं आ रही थी और ग्राफ हमारा कैसा बन रहा था, नॉन लीनियर बन रहा था। तो उस नॉन लीनियरिटी को उस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा हटाने के लिए हमने एक डिफरेंशियल अरेंजमेंट किया। ठीक है, एक डिफरेंशियल अरेंजमेंट क्या था कि एक फिक्स प्लेट थी, दो फिक्स प्लेट थी, उसके बीच में एक मूवेबल प्लेट थी और इनिशियल स्टेज पे सेंट्रल पॉइंट पे थी ये मूवेबल प्लेट। तो कैपेसिटेंस और डिस्टेंस बराबर थी, यहां से भी डी डिस्टेंस, यहां से भी डी डिस्टेंस। कैपेसिटेंस C1 थी और कैपेसिटेंस इधर C2 थी, और दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो जो डेवलप हुआ वो भी E1 E2 बराबर ही आया था। कितना आया था, E/2 E/2। जब
कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ और हमारी जो प्लेट थी, मूवेबल प्लेट, एकदम फिक्स पोजीशन पे, सेंट्रल पोजीशन पे थी। लेकिन जब हम इसको अपर मूव करते हैं, कितना मूव करते हैं, x मूव करते हैं, तो ये वाली जो C2 के अक्रॉस जो डिस्टेंस होगी वो d प्लस एक्स हो जाएगी और C1 के अक्रॉस उतनी ही माइनस यानी d माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये E1 E2 हमारे तब के हैं जब प्लेट कहां थी मूवेबल वाली, सेंट्रल पोजीशन पे। तब वैल्यू आ रही थी E1 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू ई, और यह C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू ई। लेकिन जैसे ही हमने x डिस्प्लेसमेंट दिया तो C1 एप्सिलॉन a अपॉन d माइनस एक्स, C2 की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन a अपॉन d प्लस एक्स। ठीक है, यही हुआ, इसमें प्लस एक्स हुआ, इसमें माइनस एक्स हुआ। ठीक है, तो E1 की वैल्यू में भी फर्क पड़ गया। E1 की वैल्यू में जब C2 की वैल्यू रखी एप्सिलॉन a अपॉन d प्लस एक्स और C1 प्लस C2 यानी एप्सिलॉन a अपॉन d माइनस एक्स प्लस एप्सिलॉन a अपॉन d प्लस एक्स इंटू ई। ठीक है, ये वाला। तो E1 की वैल्यू जब हमने इसको सॉल्व किया पूरा, तो E1 की वैल्यू आई d माइनस एक्स अपॉन 2d इंटू ई और E2 की वैल्यू आई d प्लस एक्स अपॉन 2d इंटू ई। ठीक है, E2 में भी सेम वैल्यू हमने पुट करी, तब हमने E2 की वैल्यू आई। तो अब हम डिफरेंशियल वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इधर से हम देख सकते हैं कि d प्लस एक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू d माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, इसीलिए हमने E2 में से E1 घटाया, तो E2 माइनस E1 किया, तो E अपॉन 2d कॉमन है तो उसको बाहर ले लिया, तो अंदर क्या किया, d प्लस एक्स माइनस d माइनस एक्स, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये x और ये x हो जाएगा 2x, तो इस 2 से वो 2 वाला कट जाएगा, तो बचा x और d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचा ex बाई डी। डेल ई इज इक्वल टू ex बाई डी, यानी डेल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बताया कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यूजिंग चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।